नमस्कार साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसका पहला चरण हमने कल किया था। पहले चरण में हमने इसकी पृष्ठभूमि, इतिहास, ऐतिहासिक काल और आपको पुरातत्ववेत्ता के बारे में हमने आपको बताया था। और ये हमने इसका प्रथम चरण आपको समझाने का प्रयास किया था। अब हम इसके द्वितीय चरण में चलेंगे कि इतिहास को जानने के आखिर स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि आखिर जब हमारे बहुत सारे जो पूर्वज को हमने कैसे पता चला कि ये किस वंश के हैं, इनका रहन सहन या कैसा व्यवसाय वगैरह क्या था। तो इतिहास को जानने के लिए उनके स्रोत, अलग अलग स्रोतों के माध्यम से हमने अलग अलग वंशों के बारे में, अलग अलग जो आप कहेंगे जो साम्राज्य हैं उनके बारे में पता चला है। तो आइए इसी का हम धीरे धीरे एक एक करके निरीक्षण करते हैं। तो देखते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत, क्योंकि इतिहास जो है कई माध्यमों के स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो है अभिलेख। सबसे पहले जानने का जो स्रोत है वो है अभिलेख जो है, पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, गुफाओं में, शिलालेखों पे और इन पे अभिलेख खुदवाते थे, ताकि अपने साम्राज्य के विषय में जो भी कार्य किए जाते थे वो अंकित करा देते, खुदवाए जाते थे। अभिलेख जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देशी अभिलेख, दूसरा है विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख में आप कई अभिलेख देखेंगे, जिसमें सबसे मुख्य जो अभिलेख है वो अशोक का शिलालेख है, जो अशोक के बारे में बताता है। दूसरा जो है और देख सकते हैं, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख जो है, ये आपका क्या है, आपका यानी कि इलाहाबाद में है। प्रयाग के नाम से इलाहाबाद के क्षेत्र में, कौशाम्बी क्षेत्र में है, और जो कि बताता है किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। सब अगला है मेहरौली अभिलेख। मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो आपको बताता है समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अब अगला हम देखेंगे विदेशी अभिलेख में बोगज कोई एक अभिलेख है, और बोगज कोई अभिलेख में आप देखेंगे उसमें ऋग्वेद में जिन जिन देवताओं की पूजा की जाती थी उन देवताओं के बारे में अभिलेख में मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। पहला स्रोत हमारा अभिलेख हो गया। तो बच्चों, आपको पहला जो स्रोत है अभिलेख वो क्लियर हुआ। तो हमने आपको बताया देशी और विदेशी। अगला जो स्रोत है हमारा है वो है मुद्राएं क्या है, अलग अलग मुद्राएं हमें अलग अलग राजवंश के स्थिति बताती है कि वो वंश या साम्राज्य कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी, यानी कि उसकी सामाजिक राजनीतिक दशा किस तरीके की थी। ये जिस तरीके की मुद्राएं चलती थी वो ये दर्शाती हैं कि स्वर्ण मुद्रा चल रही है, तो इसका मतलब वो साम्राज्य काल की दशा सबसे अच्छी थी। जैसे आप कहेंगे गुप्त काल, मौर्य काल भी कह सकते हैं, मौर्य काल। तो जो मुद्राएं हैं वो है स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं की अगर बात करें तो स्वर्ण मुद्राएं आप देखो, यवन हिंद यूनानी जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के जारी किए, और सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं वो आपको गुप्त काल में प्राप्त होते हैं। अगला जो है स्मारक है। तीसरा जो है अभिलेख है वो है स्मारक में आप देखेंगे, स्मारक हमारे उस समय की स्थिति बताता है कि उस समय की ऐतिहासिक स्थिति कैसी थी। स्मारकों के उदाहरण से ही हम कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्मारक बनाए गए, अलग अलग स्मारक बनाए गए। तो स्मारकों की जो कला है उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि किन किन कलाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक पड़ा। तो आप सबसे पहले देखेंगे स्मारक में देशी स्मारक, दूसरा है विदेशी स्मारक। स्मारक में आपने जैसे आपने कहा सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए
सिंधु सिंधु सभ्यता में पाए गए जो भी स्मारक बने हैं उन, यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं कि उनका रहन सहन किस तरीके से था। और वो जैसे सिंधु घाटी, जैसे हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे वो कहते नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता तो आप देख उनकी स्मारकों को देख के बता सकते हैं कि उनके रहने का जो स्टाइल था, जो जो दिनचर्या थी वो कैसी थी। विदेशी विदेशी देखेंगे स्मारकों में देखेंगे कंबोडिया का मंदिर, कंबोडिया में तो ये सबसे अद्भुत कला एक है, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इसे, ठीक है, कंबोडिया में है। चौथी जो है अगर हम देखेंगे स्रोत के बारे में, चौथे हैं हमारे अवशेष, कि उस समय प्राचीन समय में लोगों के अवशेष से तात्पर्य यह है कि प्राचीन समय में अवशेष में लोगों के क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं और वो कौन अवशेष हमें बर्तनों के रूप में, हथियार के रूप में, औजार के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगला अवशेष देख लें जिसमें बर्तन, हथियार, औजार हैं। आगे आप देखेंगे मोहरे। मोहरे आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में 500 प्रकार की मोहरे पाई गई हैं। मोहरे हैं, मोहरे भी हमें उनकी जो वंश है, साम्राज्य है, उनकी स्थिति, आर्थिक दशा कैसी थी उसके बारे में हमें बताता है। अगला हमें बताता है मूर्तियाँ। मूर्तियाँ हमें अलग अलग क्षेत्रों में मूर्तियाँ हमें, यानी कि विभिन्न कालों में हमने अलग अलग मूर्तियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि उस समय स्थिति राज्य की, समाज की कैसी थी। तो मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा पहले मूर्तियों का जो शुरुआत होती है जैसे मौर्य काल में आप देखेंगे, उसके बाद सबसे अधिक मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है आप देखेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब अत्यधिक मंदिरों का जो निर्माण है वो आपको गुप्त काल में दिखाई पड़ेगा। तो यानी कि मूर्तियाँ और कला से ही हम उस साम्राज्य की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय साम्राज्य की स्थिति कितनी सुदृढ़ थी, जिसमें इन चीज़ों का, मोहरों का, आप देखेंगे स्मारकों का और मुद्राओं का अधिक से अधिक जाके देखने को मिलता है। यानी कि वो समाज की सबसे उच्च स्थिति को दर्शाता है। अगला हम देखेंगे चित्रकला। चित्रकला अगर देखेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में चित्रकला, जैसे एलोरा अजंता की गुफाओं में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अलग अलग धर्मों की चित्रकला के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो ये 7 प्रकार के हमने जो है आपको इतिहास को जानने के स्रोत बताए। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जानने के ये स्रोत क्या क्या हैं। और आप लोगों को ये मेरा जो है चैप्टर तरीका है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया आपको अगर अच्छी लगती है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को दें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के अंतर्गत जो है आराम से घर बैठ के विषयों को समझ सकें और अपने गृह कार्य को कर सकें। ठीक है, मैंने आपको इतिहास को जानने के स्रोत बताए थे, लेकिन इन स्रोतों के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनको समझना जरूरी है। जैसे कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, तो वो मैं आपको किताब के माध्यम से दिखा देता हूँ कि ये किताब है कक्षा 6 की इतिहास और नागरिक जीवन। तो इसमें देखिए बच्चों, ये आपको दिया है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य दिया गया है तो पहला वेद। तो वेदों के बारे में बताया गया है कि वेद जो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, ईश्वर ने लिखे हैं। तो लेखक का नाम नहीं दिया गया है। काल का विवरण दिया गया आर्यों के समय में, यानी कि आर्यों के संबंध में इस पर लिखा है। दूसरा आप देखेंगे रामायण एवं महाभारत, इसके लेखक जो हैं, रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। अगला, और इसके बारे में विवरण जो दिया गया है तत्कालीन समाज के विषय में आप देखेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध साहित्य, इसकी उस समय की जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था उस समय की राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में इन धार्मिक साहित्यों के बारे में बताया गया। कुछ ऐसे हैं कि जो धर्मेतर हैं, जैसे आप देखेंगे कि अगला देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनका नाम है चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें विवरण में दिया गया है तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति क्या है। ये अर्थशास्त्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताता है। और अगला आप देखेंगे राज तरंगिणी, ये कल्हड़ ने लिखी है
और ये जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको बताता है कि कश्मीर में किस प्रकार राज्यों के वंशों का क्रम बदलता रहा और किस प्रकार उनकी सामाजिक आर्थिक दशा कैसी थी, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला देखेंगे आप तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, लेख हैं। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में आप देखेंगे सबसे पहले इंडिका, ये मेगास्थनीज आप देखेंगे, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। ये आपने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही लिखी गई है। और ऊपर अभी आपने पढ़ा था चाणक्य जो थे वो उनके प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की ये सामाजिक दशा को बताता है आपका इंडिका, ठीक है। अगला यात्रा वृत्तांत, यात्रा विवरण का से तात्पर्य ये होता है कि उस समय जो भारत में यात्रा करने वाले यात्री आए थे और उन्होंने उस समय भारत की सामाजिक दशा के बारे में, जिन राजाओं के बारे में लिखा, उसे यात्रा विवरण कहा गया। जैसे पहले चीनी यात्री आया, उसका नाम था फयान, और उसने गुप्त काल के संबंधित जो गुप्त काल की व्यवस्था थी, आपने देखा गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है इतिहास में, उसकी दशा के बारे में आपको बताता है। अगला यात्रा विवरण जो दिया था वो भी एक चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेन सांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था और हर्षवर्धन के समय के बारे में बताता है। तो बच्चों आपको मैंने ये आपको कोशिश किया है कि पूरा जो है ये चैप्टर को आसान करके समझ में आ जाए, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, इतिहास की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसका आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो अगला हमारा चीज़ आती है कि अगर आप वो चीज़ समझ गए हैं तो अब आता है गृह कार्य, यानी कि अब आप समझ गए हैं तो उसको आपको अपनी कॉपियों में लिखना है, गृह कार्य को करना है, ताकि ये चीज़ें आपकी और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए। तो मैंने आपके लिए गृह कार्य तैयार किया है, और गृह कार्य में आप देखिए कि पहला प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा है कि निम्नलिखित विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में आपको संक्षिप्त जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के बारे में लिखिए कि इतिहास क्या है, और दूसरा जो है आपको दिया पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न दिया गया है इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, तो मैंने आपको स्रोत बताए थे, उन स्रोतों के नाम 1 2 3 करके लिखने हैं आपको, कौन कौन से स्रोत हैं। अगला तीसरा प्रश्न जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। हाँ बच्चों, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है ये आपको बताने में समस्या आ सकती है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो इसका उत्तर मैं खुद बता देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अगला आप देखिए कि चौथा प्रश्न मैंने आपको दिया है, निम्नलिखित ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए। इसमें पहले बार महाभारत को किसने लिखा, दूसरा अर्थशास्त्र को किसने लिखा, तीसरा इंडिका के लेखक कौन है। तो ये 4 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में मिला है, और कल रविवार है, कल आप लोगों की छुट्टी है, और आप ये गृह कार्य अच्छी तरह करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये लोग करते रहिए। इसके बाद हमने छठे का हमारा जो कार्य योजना पूरी हो गई है। अब हम कक्षा 7 के बारे में सोमवार से जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, क्योंकि फिर इसके बाद आपका नंबर आने वाला है। तो ठीक है, मेहनत करते रहिए। और हाँ, और जो बच्चे और जो शिक्षक हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये क्या करें, अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, या कोई इसमें कमी पाई जाती है तो अपनी सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।